नमस्कार। यूपीटेट और सीटेट की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। देखिए, इन परीक्षाओं में सफलता के लिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं यानी टीचिंग एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे और एक ऐसी मजबूत समझ बनाएंगे जो आपको परीक्षा में सबसे आगे रखने के लिए जरूरी है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या शिक्षण का मतलब सिर्फ क्लास में जाकर कुछ पढ़ा देना है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव बनेगा। आज हम किस रास्ते पर चलेंगे, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण है क्या, फिर उसकी प्रक्रिया और सिद्धांतों को समझेंगे, उसके बाद सूत्रों और विधियों की बात करेंगे, फिर आधुनिक तरीकों को देखेंगे, एक शिक्षक की ज़रूरी स्किल्स को जानेंगे और आखिर में परीक्षा की तैयारी के साथ सब कुछ दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण का असली मतलब क्या है। ये समझ आगे के सभी टॉपिक्स के लिए एक मजबूत बेस का काम करेगी। तो सबसे पहले शिक्षण है क्या? स्लाइड पर दी गई परिभाषा को देखें। ये कहती है कि शिक्षण एक सुनियोजित प्रक्रिया है। इसमें दो शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है सुनियोजित यानी वेल प्लान्ड। इसका मतलब है कि टीचिंग कोई अचानक होने वाला काम नहीं है। एक अच्छा टीचर क्लास में आने से पहले पूरी प्लानिंग करता है कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से उदाहरण देने हैं और बच्चों की समझ को कैसे चेक करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है सकारात्मक परिवर्तन। देखिए, शिक्षण का मकसद सिर्फ जानकारी देना या सिलेबस खत्म करना नहीं है। इसका असली मकसद है बच्चों के व्यवहार में, उनके सोचने के तरीके में, उनके स्किल्स में और दुनिया को देखने के नजरिए में एक अच्छा बदलाव लाना। चलिए इसे श्री शर्मा जी की क्लास के उदाहरण से समझते हैं। वो इतिहास पढ़ाते हैं। वो क्लास में आकर सिर्फ ये नहीं बताते कि 1857 में क्या हुआ था। नहीं, वो बच्चों के दो ग्रुप बनाते हैं और एक डिबेट करवाते हैं। टॉपिक है 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अब इससे क्या होता है? बच्चे सिर्फ रटना नहीं सीखते, वो अलग अलग नजरियों को समझते हैं, सबूतों के आधार पर अपनी बात कहना सीखते हैं। उनके सोचने का तरीका बदल रहा है। यही असली शिक्षण है। अब बात करते हैं उद्देश्यों की। ये जो पॉइंट स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये असल में अच्छे शिक्षण के नतीजे हैं। चलिए एक एक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे समस्या समाधान कौशल विकसित करना। एक गणित के टीचर हैं, वो बच्चों को सिर्फ आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं रटाते, वो एक असल जिंदगी की प्रॉब्लम देते हैं। अगर हमें इस क्लासरूम की दीवारों पर पेंट करना है और 1 लीटर पेंट से 10 वर्ग मीटर दीवार पेंट होती है, तो बताओ कितने लीटर पेंट लगेगा? अब बच्चा सिर्फ फॉर्मूला नहीं रट रहा, वो उसे इस्तेमाल करना सीख रहा है। इसी तरह सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का निर्माण। जब टीचर बच्चों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट देता है तो बच्चे एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे की बात सुनना और जिम्मेदारी बांटना सीखते हैं। यही सामाजिक मूल्य हैं। और हाँ, परीक्षा में सवाल अक्सर इन्हीं उद्देश्यों पर बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शिक्षण क्या है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है और इसके पीछे के नियम क्यों इतने जरूरी हैं। तो चलिए अब प्रक्रिया और सिद्धांतों को समझते हैं। देखिए, शिक्षण की पूरी प्रक्रिया की जो जान है वो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। एक टीचर को चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर वो अपनी बात बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकता तो सारा ज्ञान बेकार है। कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच एक पुल की तरह है। सोचिए, एक साइंस टीचर क्लास में बहुत मुश्किल वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो बच्चों के सिर के ऊपर से जा रहे हैं। तो क्या शिक्षण हो रहा है? नहीं। ज्ञान होते हुए भी कम्युनिकेशन का पुल कमजोर है, इसलिए ज्ञान का प्रवाह रुक गया है। ये जो कम्युनिकेशन साइकिल है ना, ये क्लास में हर सेकंड चलता रहता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कैसे काम करता है। टीचर, प्रेषक, एक संदेश यानी जो भी वो पढ़ा रहा है उसे अपनी आवाज या ब्लैकबोर्ड माध्यम के जरिए बच्चों ग्रहणकर्ता तक भेजता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी स्टेप अब आता है, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। जब बच्चे सिर हिलाते हैं या उनके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखता है या वो कोई सवाल पूछते हैं, यही फीडबैक है जो टीचर को बताता है कि उसका संदेश सही जगह पहुंचा या नहीं।
और यहीं पर एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे तो गलती कहाँ हो रही है? क्या संदेश ही बहुत मुश्किल है या पढ़ाने का माध्यम गलत है? जैसे छोटे बच्चों को सिर्फ लेक्चर देना जबकि उन्हें खेल खेल में ज़्यादा समझ आता है, या फिर क्या टीचर बच्चों के चेहरों को देख ही नहीं रहा और फीडबैक को अनदेखा कर रहा है? बहुत बार टीचर बस पढ़ाते जाते हैं और आखिरी में पूछते हैं सबको समझ आया, और डरे हुए बच्चे हाँ में सिर हिला देते हैं। ये सही फीडबैक नहीं है। एक अच्छा टीचर हमेशा इस साइकिल पर नज़र रखता है और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करता है। तो कम्युनिकेशन तो हो गया कैसे, अब बात करते हैं क्यों की। मतलब हम एक खास तरीके से ही क्यों पढ़ाते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। यहीं पर आते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ये वो मनोवैज्ञानिक सच हैं जो हमें बताते हैं कि इंसान, खासकर बच्चे, सीखते कैसे हैं। ये सिद्धांत किसी भी अच्छी लेसन प्लानिंग की आत्मा है। चलिए हर एक को एक उदाहरण से समझते हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर। गणित में पहले गिनती सिखाई जाती है, फिर जोड़, फिर हासिल वाले जोड़ और फिर गुणा। हम सीधे अलजेब्रा से शुरू नहीं कर सकते हैं ना। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो क्या हम सीधे प्लूटो से शुरू करेंगे? नहीं, हम पृथ्वी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चा उसे जानता है। फिर चांद की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे दूसरे ग्रहों की ओर बढ़ेंगे जो उनके लिए अज्ञात हैं। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए टीचर को पत्तियों के बारे में पढ़ाना है तो वो पहले बच्चों को स्कूल के गार्डन में ले जाकर असली पत्तियां मूर्त दिखाएगा, उन्हें छूने देगा। फिर क्लास में आकर ब्लैकबोर्ड पर पत्ती का चित्र कम मूर्त बनाएगा और सबसे आखिर में फोटोसिंथेसिस जैसी जटिल और अमूर्त प्रक्रिया समझाएगा। और आखिरी है सक्रिय भागीदारी। मतलब बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि करके सीखते हैं। इसलिए एक अच्छा टीचर सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि बच्चों को एक्टिविटीज, डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स में शामिल करता है। अब ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर परीक्षा के लिए। अक्सर लोग सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और सूत्र, मैक्सिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, सिद्धांत होते हैं क्यों। ये वो मनोवैज्ञानिक नियम हैं जो बताते हैं कि दिमाग कैसे सीखता है। ये यूनिवर्सल होते हैं। और सूत्र होते हैं कैसे। ये वो प्रैक्टिकल तरीके या रणनीतियां हैं जिन्हें हम क्लास में इस्तेमाल करते हैं। सिद्धांत हमारा दर्शन है, सूत्र हमारी रणनीति। तो चलिए एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लें। सोचिए, कम्युनिकेशन या संप्रेषण एक गाड़ी है जिसमें ज्ञान बैठकर स्टूडेंट तक जाता है, और सिद्धांत वो गूगल मैप्स हैं जो उस गाड़ी को बताते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। क्या सरल से जटिल वाला रास्ता लेना है या ज्ञात से अज्ञात वाला। बिना मैप्स के गाड़ी रास्ता भटक सकती है। चलिए अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो अपने टीचर के टूलकिट को खोलने का समय आ गया है और देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों को क्लास में लागू किया जाता है। अब हम बात करेंगे सूत्रों और विधियों की। ये वो नियम हैं जो एक टीचर रोज अपनी क्लास में इस्तेमाल करता है, जैसे रुचि उत्पन्न करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीधे टॉपिक शुरू करने के बजाय कुछ ऐसा करना जिससे बच्चे उत्सुक हो जाएं। जैसे मुगल साम्राज्य पढ़ाने से पहले क्लास में एक पुराना सिक्का दिखाकर पूछना, ये किसका हो सकता है? या व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, ये समझना कि क्लास में हर बच्चा अलग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। तो टीचर को अपनी स्पीड और तरीके को सबके हिसाब से ढालना पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब आते हैं उन औजारों पर जिन्हें हम विधियां कहते हैं। देखिए, जैसे एक मैकेनिक हर पेज के लिए एक ही पाना इस्तेमाल नहीं करता, वैसे ही एक अच्छा टीचर हर टॉपिक के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे पता होता है कि कब लेक्चर देना है, कब कहानी सुनानी है और कब बच्चों से कोई एक्टिविटी करवानी है। ये टेबल दो बिल्कुल अलग अलग मेथड को दिखाती है। एक तरफ है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। इसमें टीचर एक्टिव होता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं। ये ज्यादा जानकारी कम समय में देने के लिए तो ठीक है, लेकिन अक्सर ये बोरिंग हो जाता है और बच्चे ज्यादा सीखते नहीं हैं। दूसरी तरफ है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। यहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। टीचर बच्चों को एक प्रोजेक्ट देता है, जैसे अपने आसपास कूड़ा मैनेजमेंट की समस्या का अध्ययन करो और एक रिपोर्ट बनाओ। अब बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, और टीचर सिर्फ एक हेल्पर या फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। इस मेथड में समय ज्यादा लगता है, लेकिन बच्चे जो सीखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो एक बार फिर से इस अंतर को पक्का कर लेते हैं। सूत्र आपका अप्रोच है, जैसे बच्चों में रुचि पैदा करना, ये आपका इरादा है, और विधि उस इरादे को पूरा करने का तरीका है,
जैसे रुचि पैदा करने के लिए आप कहानी सुनाने की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र बताता है कहाँ जाना है और विधि बताती है किस गाड़ी से जाना है। ठीक है, तो अब तक हमने पारंपरिक तरीकों की बात की, लेकिन दुनिया बदल रही है और सिखाने के तरीके भी। अब हम देखेंगे कि आज के ज़माने के लर्नर्स के लिए कौन से मॉडर्न अप्रोच अपनाए जा रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये आज की मॉडर्न क्लासरूम की पूरी कहानी बताता है। पहले सब कुछ टीचर के इर्द गिर्द घूमता था, टीचर ही क्लास का हीरो होता था। लेकिन अब केंद्र में छात्र है। अब सीखने की पूरी प्रक्रिया बच्चे को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। टीचर का रोल अब ज्ञान देने वाले का नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाले यानी फैसिलिटेटर का है। इनमें से रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टीचर छात्र के दिमाग में भर देता है, नहीं, बल्कि छात्र अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण खुद करता है। पहले माना जाता था कि छात्र एक खाली घड़ा है जिसे टीचर को भरना है। रचनावाद कहता है कि नहीं, छात्र एक बिल्डर है जो ज्ञान की इमारत खुद बनाता है। टीचर तो सिर्फ उसे ईंट, सीमेंट और सही नक्शा देता है। यहाँ एक छोटी सी एग्जाम टिप है। जब भी आपको सवाल में फैसिलिटेटर या सुगमकर्ता, एक्टिव या सक्रिय, कोलैबोरेशन या सहयोग या ज्ञान का निर्माण जैसे शब्द मिलें तो तुरंत समझ जाइएगा कि बात किसी आधुनिक बाल केंद्र तरीके की हो रही है। ये सही ऑप्शन पहचानने में बहुत मदद करता है। तो हमने थ्योरी तो बहुत समझ ली, लेकिन थ्योरी जानना एक बात है और उसे क्लास में कर पाना बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं एक टीचर के उन जरूरी स्किल्स की जो उसे बेहतरीन बनाते हैं। ये माइक्रो टीचिंग क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्रिकेटर का उदाहरण लेना। जैसे एक गेंदबाज अपनी यॉर्कर को परफेक्ट करने के लिए बार बार नेट्स में प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक टीचर बनने वाला व्यक्ति एक एक स्किल की प्रैक्टिस करता है। वो अपने ही दोस्तों के एक छोटे ग्रुप को 5-10 मिनट के लिए पढ़ाता है और सिर्फ एक स्किल पर फोकस करता है, जैसे सिर्फ सवाल पूछने की कला पर। फिर उसे फीडबैक मिलता है और वो सुधार करता है। और ये प्रक्रिया एक साइकिल की तरह चलती है। इसका मकसद है लगातार सुधार। पहले आप एक छोटा सा लेसन प्लान करते हैं, फिर उसे पढ़ाते हैं, फिर आपके दोस्त और सुपरवाइजर आपको फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप प्लान को बदलते हैं और फिर से पढ़ाते हैं। यह साइकिल तब तक चलता है जब तक वो स्किल परफेक्ट ना हो जाए। ये जो 5 स्किल्स हैं, ये किसी भी टीचर के लिए बिल्कुल बुनियाद की तरह हैं। चलिए प्रश्न पूछने के कौशल को थोड़ा और समझते हैं। एक साधारण टीचर पूछता है, समझ आया? इसका जवाब हाँ या ना में आता है और बात खत्म। लेकिन एक अच्छा टीचर ऐसा सवाल पूछता है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे, अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो क्या होगा? सोचो और बताओ। ये सवाल बच्चों के दिमाग के दरवाजे खोल देता है। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। शिक्षण की परिभाषा से लेकर जरूरी स्किल्स तक हमने एक पूरा सफर तय किया है। अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं और देखते हैं कि इससे परीक्षा में कैसे मदद मिलेगी। ये जो समय हमने इस विषय को दिया है, ये परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले हमने पूछा कि शिक्षण क्या है, उसकी परिभाषा को समझा। फिर हम गए क्यों पर, यानी वो सिद्धांत जो बताते हैं कि हमें ऐसे क्यों पढ़ाना चाहिए। फिर हमने देखा कैसे, जिसमें हमने सूत्र और विधियों को जाना। उसके बाद हमने आज के मॉडर्न ट्रेंड्स देखे और आखिर में हमने बात की टीचर के खुद के स्किल्स की। चलिए अब अपनी समझ को एक सवाल से परखते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए और जो मुख्य शब्द हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए। सवाल कह रहा है कि टीचर नई जानकारी को पिछले अनुभवों से जोड़ रहा है। बस इन्हीं शब्दों में जवाब छिपा है। तो इसका सही जवाब है बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यह समझना जरूरी है कि यह जवाब क्यों सही है। देखिए, सवाल में साफ लिखा है पिछला अनुभव। पिछला अनुभव वो है जो बच्चा पहले से जानता है, यानी ज्ञात, और टीचर उसे नई जानकारी से जोड़ रहा है जो बच्चे के लिए अज्ञात है। तो यह सीधा सीधा ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत है। अगर आप इस तरह से सवाल को तोड़कर समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो अपनी तैयारी को इस एक विचार के साथ आगे बढ़ाइए। एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चों को खुद खोज करने में मदद करना है। जैसा कि मार्क वैन डोरेन ने कहा है, शिक्षण की कला खोज में सहायता करने की कला है। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।